हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर 64 से करना है। 64 क्वेश्चन से आज हमें करना है। ठीक है, अब देखते हैं कितना कर पाते हैं। 64 से स्टार्ट करते हैं। कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय पी लिमिटेड असरटेन द नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट रिलाइजेबल वैल्यू आपको असरटेन करनी है। कहता है कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन स्टॉक अमाउंटिंग फॉर 60,000। एक सर्टेन स्टॉक का अमाउंट की जो कॉस्ट है वो 60,000 रुपये है। और कहता है वही उसकी परचेज प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है वो 40,000 रुपये है। फिर बीच में भी क्या रहा है कुछ, इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन पर्पज आफ्टर इंकरिंग 10,000 फॉर मॉडिफिकेशन। कहता है जो स्टॉक हम अगर हम प्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज करें, हमें 10,000 रुपये का मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा, 70,000 रुपये लग जाएंगे। 60,000 का तो स्टॉक पड़ा है, 10,000 उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर वो रेडी टू यूज बन पाएगा। तो 70,000 रुपये की आपकी कॉस्ट लग गई, प्लस और वही अगर स्टॉक में बाहर मार्केट से खरीदूंगा तो 40 का मिल जाएगा। तो एनआरवी क्या होगी, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो क्या हो जाएगा एनआरवी, 40,000 रुपये। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक बुक कीपिंग सिस्टम। अब बैंकिंग कंपनी आ गया। ठीक है जी, अभी तक हम कुछ ऊपर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से आ रहा है ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। पहले बैंकिंग की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक बुक कीपिंग सिस्टम। अब बैंक की बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर होता क्या है कि आपको जो लेजर है वो अप टू डेट बनाने होते हैं। ट्रायल बैलेंस एवरी डे हमें ट्रायल बैलेंस करना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। कीप ऑल कंट्रोल अकाउंट एग्रीमेंट विद द डिटेल लेजर। और सारे कंट्रोल अकाउंट आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। मतलब बेसिकली तीनों ही बैंक के ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, टू कीप अप टू डेट डिटेल लेजर, जो भी लेजर आप बनाते हो उसको अप टू डेट रखो। टू बैलेंस द ट्रायल बैलेंस एवरी डे, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस एंड बैलेंस हमेशा निकालना है। और आपको हर एक अकाउंट को कंट्रोल करके, टू कीप ऑल कंट्रोल अकाउंट इन एग्रीमेंट विद डिटेल लेजर। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। बैंक की ऑब्जेक्टिव है। इनमें से कौन सी सब्सिडरी रजिस्टर ऑफ बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी के लिए इसमें से कौन सी जो चीज है वो रजिस्टर नहीं है बैंकिंग कंपनी का, मतलब बैंकिंग कंपनी का कोई अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बैंकिंग कंपनी के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है? एक आता है सर लेटर ऑफ इंडिमिनिटी। अब पहले तो समझ लो कि लेटर ऑफ इंडिमिनिटी होता क्या है। लेटर ऑफ इंडिमिनिटी एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है और ना कि ये कोई अकाउंट्स डॉक्यूमेंट होता है। बाकी डिमांड ड्राफ्ट बैंक में यूज होता है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बैंक में यूज होता है, मेल ट्रांसफर इशू ब्रांचेस एंड एजेंसी, ये भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड है, इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। वही ये भी सेम है। लेटर ऑफ क्रेडिट भी बैंकिंग कंपनी यूज करती है, बट इंडिमिनिटी इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है ना, इंडिमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा आपने। तो इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, ये बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है सर, जो कॉन्ट्रैक्ट के कहीं पर यूज होता है। सम ऑफ द कॉमन पर्पस ऑफ बैंक स्टैटिस्टिकल बुक्स। कॉमन पर्पस कौन से है बैंक स्टैटिस्टिकल बुक्स के? तो सबसे पहले समझते हैं बैंक स्टैटिस्टिकल बुक होती क्या है। देखिए, बैंक स्टैटिस्टिकल बुक का पर्पस होता है डाटा एनालाइज करना और ट्रेंड को ऑब्जर्वेशन करना। डाटा को एनालाइज करना होता है और ट्रेंड ऑब्जर्व करना होता है। इसमें बेसिकली ये क्या करते हैं, लोन एंड एडवांसेस के बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, एवरेज बैलेंसेस को। उसके बाद ये क्या करते हैं सर, टू रिकॉर्ड डिपॉजिट रिसीव्ड एंड अमाउंट पेड आउट ईच मंथ इन वेरियस डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट, बैंक के अलग डिपार्टमेंट के अंदर कितना अमाउंट डिपॉजिट रिसीव्ड हुआ, कितना अमाउंट हमने पे करा वेरियस डिपार्टमेंट को, उसको भी हम इस बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं। टू रिकॉर्ड एवरेज बैलेंस ऑफ एसेट्स, ये नहीं होता। बैंक अपनी स्टैटिस्टिकल बुक के अंदर एवरेज, मैं जो बता रहा हूँ वो सुन लो। ठीक है ना, आपको अगर लग रहा होगा यार हमें कैसे पता चलेगा, आपको एग्जाम पे नहीं पता चलेगा इस वजह से तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मैंने क्या कहा था, एमसीक्यू में बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे होंगे जो हम प्रैक्टिकल पार्ट में डिस्कस नहीं करते हैं। तो एमसीक्यू में होता है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी तो कर रहा हूँ कि बैंक की स्टैटिस्टिकल बुक के अंदर दो चीजें आती है। पहला कि भैया लोन एंड एडवांसेस के बैलेंसेस, एवरेज बैलेंसेस रिकॉर्ड करना। दूसरा कि अगर कोई डिपॉजिट हमें रिसीव्ड हुआ है या हमने कोई पेमेंट पे करा है अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, उसको रिकॉर्ड करना। बस यही तो है। तीसरा आपको जो दे रखा है एवरेज बैलेंस ऑफ एसेट को रिकॉर्ड करना, ये नहीं होता। तो इसका मतलब बोथ 1 एंड 2 विल बी द राइट आंसर। मैं समझा रहा हूं आपको, तो आपको याद रहेगा ये, कि कल को एग्जाम में आए तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये एवरेज बैलेंस ऑफ एसेट को रिकॉर्ड नहीं करता स्टैटिस्टिकल बुक।
अब आ जाता है डैश बराबर अमाउंट ऑफ बिल, रेट ऑफ डिस्काउंट एंड अनएक्सपायर्ड पीरियड। उसको क्या कहते हैं? उसको रिबेट कहा जाता है। रिबेट का अमाउंट कैसे निकालते हो? भाई जो पीरियड अभी एक्सपायर नहीं हुआ उससे पहले अगर उसने पेमेंट कर दी तो उतने का हम उसको छूट दे देते हैं ना। तो रिबेट ऑफ बिल कैसे निकालोगे? लेट्स सपोज कि आपने 50,000 रुपये लिए और आपका जो रेट ऑफ डिस्काउंट हमने दे दिया 10% का, पर अभी आपने 3 महीने के लिए लिए थे, तो हमने आपका क्या करा, आपने 1 महीने पहले 2 महीने अनएक्सपायर्ड हो गया ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ का आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है। मतलब एक तरीके का क्या हो गया ये, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। बिल जब डिस्काउंट करेंगे उसमें से कितने का मुझे रिबेट मिलेगा। द स्टेटस ऑफ सिक्योरिटी एंड द वैल्यू of such security must be mentioned in every bank in schedule। कौन से शेड्यूल के अंदर सिक्योरिटी का स्टेटस और सिक्योरिटी की वैल्यू लिखी जाती है, मेंशन की जाती है शेड्यूल 9 के अंदर। ये थियोरेटिकल पार्ट है दोस्तों, कुछ याद आपको करना ही पड़ेगा, कुछ थियोरेटिकल पार्ट आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ थियोरेटिकल पार्ट था इसमें। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है उसने किन किन पुराने एक्ट को रिप्लेस करके आया था? सारे याद रखना थोड़ा सा। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 को, इंडियन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एक्ट 1998, इन सबको रिप्लेस कर कर एक नया एक्ट बनाया गया। तीनों का मर्जर एक ही में कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन फीचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के कौन कौन से मेन फीचर है? पढ़ लेते हैं। द एक्टिविटी लाइक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हैज बीन सेपरेटली आइडेंटिफाइड। बिल्कुल सही बात है, पहला वाला ही सारा सही लग रहा है। क्यों? देखो, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पढ़ा था तो वहां पर हमने क्या सीखा था? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम क्या होता है? जनरेट करना, ट्रांसमिशन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना, और सेपरेटली ये काम करती है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 2003 है उसके मेन फीचर है कि कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर आएगी, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर हैव बीन सेपरेटली आइडेंटिफाइड। पावर जनरेशन हैज बीन पार्सली। भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सब पे लागू होता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, उसको ट्रांसमिशन कर रहे हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये यहाँ पर सब में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगेगा, ठीक है सर। आगे फालतू है। सेंट्रल कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मेंबर? अब कौन कौन से मेंबर इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे? अ चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर, अ चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी हु शेल बी मेंबर ऑफ एक्स ऑफिसो। यार ये तो आपको याद करना पड़ेगा, जो भी इसका आपको होगा वो याद कर लीजिएगा। चेयरपर्सन इंक्लूड होगा, 3 मेंबर होंगे, और चेयरपर्सन की जिसने अथॉरिटाइज दिया, बहुत 1 और 2 लग रहे हैं मुझे इसके अंदर। चेयरपर्सन तो होगा होगा और उसके साथ 3 मेंबर होंगे, ठीक है। पर चेयरपर्सन ने जिसको ऑथराइज करा हो गया वो हो सकता है, और एक्स कोई पुराना ऑफिसर होगा वो हो सकता है। तो बोथ 1 एंड 2 एक बार आप चेक कर लेना, इसको रीचेक, कंफर्म नहीं हूं मैं, इन दोनों को लग रहा है मुझे। भैया कौन सा रेट अप्लाई होगा जब बात होगी 1 ईयर से 3 ईयर के बीच में? 40%, 60%, 100% या 25%? 40% का रेट अप्लाई होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है? ऑल ऑफ द अबव भाई, ये मैंने मॉड्यूल के अंदर भी पढ़ाया था आपको। कौन सा रेट अप्लाई होगा जब 3 ईयर के ऊपर होगा? 100% रेट अप्लाई होगा, ये मॉड्यूल में पढ़ा था हमने। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी एज पर द IRDA? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो हमें बनाना नहीं होता IRDA इंश्योरेंस कंपनी एक्ट में? कैश फ्लो स्टेटमेंट मॉड्यूल का है ये। मरीन इंश्योरेंस प्राइमा कलेक्ट फ्रॉम इंश्योर्ड अदर देन इंश्योरेंस कंपनी रिस्पेक्ट ऑफ द इशू 45 करोड़, अदर इंश्योरेंस कंपनी रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क सर्टेन टेकन 17.5 करोड़। पे और प्राइमा मतलब पहले, प्राइमा पेड एंड पेबल टू अदर इंश्योरेंस कंपनी ऑन अ बिजनेस सीडेड 16.75 करोड़। कंप्यूट द क्लोजिंग बैलेंस इन अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट। ये तो बहुत सिंपल है। देखो, देखिए मैं आपको पहले समझाता हूँ कि क्वेश्चन कहने क्या जा रहा है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम इंश्योरेंस करते हैं, बड़ी इंश्योरेंस करते हैं, तो हमारे पास जब हम इंश्योरेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्रीमियम आएगा। तो पहला कह रहा है कि पहले हमने प्रीमियम रिसीव करा 45 करोड़ का, 45 करोड़ का प्रीमियम रिसीव करा। उसके बाद हमने क्या करा? अदर इंश्योरेंस कंपनी से इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क अंडरटेकन। इसका मतलब होता है दूसरी कंपनी ने हमसे री इंश्योरेंस करा लिया, मतलब अपना रिस्क हमको ट्रांसफर कर दिया, उसके बिहाफ पर हमें वो प्रीमियम दे रहा है। तो ये है 17.5 करोड़।
जैसे दूसरी कंपनी ने हमको अपना रिस्क ट्रांसफर करा, इस तरीके से हमने भी उसको रिस्क ट्रांसफर करा, तो हम भी उसको प्रीमियम पे करेंगे। वो है 16.75 करोड़। यहाँ से मैंने 16.75 करोड़ कर दिया। तो अब यहाँ से आप निकाल के देखो, इतना तो मुझे प्रीमियम रिसीव्ड हुआ और इतना मुझे पे करना है, तो नेट प्रीमियम कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा जितना नेट प्रीमियम उतना 100% का आप अनएक्सपायर्ड रिस्क कवर रिस्क रिजर्व अकाउंट बनाएंगे। तो 45 करोड़ प्लस 17.5 और माइनस 16.75 क्या आ जाएगा? 45.75 करोड़। इतने का आप अनएक्सपायर्ड रिजर्व अकाउंट क्रिएट करते हैं। समझ में आया? नेट प्रीमियम का 100% अनएक्सपायर्ड रिजर्व अकाउंट क्रिएट करा जाता है। पहला वाला था वो इंश्योरेंस जो हमने किया है, उससे हमें 45 करोड़ का प्रीमियम रिसीव्ड हुआ। दूसरा वाला क्या कहता है? दूसरे इंश्योरेंस कंपनी ने हमसे इंश्योरेंस लिया है, अपना रिस्क को हमें ट्रांसफर कर दिया, तो वो हमें प्रीमियम पे करेगा, और हमने भी अपना रिस्क किसी और इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करा है, तो हम भी उसको प्रीमियम पे करेंगे। टोटल प्रीमियम रिसीव्ड माइनस प्रीमियम पेड जो भी आएगा उसका 100% रिजर्व अकाउंट में क्रिएट होगा। ये है जी 47.75 करोड़। ठीक है जी, समझ में आया? अगला क्या कह रहा है? डैश इज द रिजर्व विच शुड बी क्रिएटेड बाय द इंश्योरेंस टुवर्ड द लॉस विच माइट अराइज एंटायरली अनएक्सपेक्टेड सच सेट ऑफ इवेंट एंड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक नॉन पर्पस। भैया ऐसा कौन सा रिजर्व है जो इंश्योरेंस कंपनी क्रिएट करती है टुवर्ड लॉसेज विच माइट अराइज ड्यू टू एंटायरली अनएक्सपेक्टेड सेट ऑफ इवेंट? इसका मतलब ये होगा कि इंश्योरेंस कंपनी एक रिजर्व क्रिएट करेगी, ऐसे रिजर्व जो अनएक्सपेक्टली सेट ऑफ इवेंट में हमारे को बहुत सारा नुकसान दे दे, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर। अगर मान लो भूकंप आ जाए, एक नेचुरल डिजास्टर, बाढ़ आ गई, नेचुरल डिजास्टर, इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे के लिए हमें एक रिजर्व बनाना पड़ता है, जो इंश्योरेंस कंपनी बनाती है, उसको बोलते हैं, उस रिजर्व को कहते हैं कैटास्ट्रॉफ रिजर्व। कैटास्ट्रॉफ रिजर्व वो रिजर्व होता है जो नेचुरल डिजास्टर या फिर अनएक्सपेक्टेड मेजर इशू के लिए क्रिएट किया जाता है, कि कभी भी ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हमें हो जाए जो हमें पता ही नहीं है ये हो सकता है, पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो उसके लिए कैटास्ट्रॉफ रिजर्व बनाते हैं, जो कि ये आगे जाकर हमारे को काम करता है जब भी ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट हैपन होगा। तो समझ में आया? तो बेसिकली नेचुरल डिजास्टर ये बहुत मेजर रिस्क को आपको, बहुत ज़्यादा मेजर रिस्क हो गया आपके पास, जैसे कि काम आएगा फ्लड, साइक्लोन, भूकंप वगैरह जो होता है, वो सुनामी वगैरह, वो सब चीज़ें। ठीक है, अर्थक्वेक, कैटास्ट्रॉफ रिजर्व। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसको? ऐसे, डेट ऑफ द बिल 15 जनवरी 2023 का था, पीरियड था 5 महीने, डेट ऑफ डिस्काउंट था 8%, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट करा, मैंने बैंक से डिस्काउंट करा, तो बैंक को डिस्काउंटिंग चार्जेस देगा, वो वाली डिस्काउंटिंग चार्जेस की बात कर रहा है ये। निकाल लो ना यार भाई, निकालूंगा कैसे? ये फिर से वो क्वेश्चन दे दिया इन्होंने जिसमें आपका बिल तो का अमाउंट ही नहीं दिया हुआ। ठीक है भाई, इसमें बिल का अमाउंट नहीं है, ये सेम मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने एक अजम्पशन माना था आंसर को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, वही वाला कंसिडर कर लेना। मुझे इतना समझ में आ गया है, मैं ग्रुप 1 का भी एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ और ग्रुप 2 का भी एमसीक्यू करा रहा हूँ। ये एमसीक्यू बैंक के अंदर मॉड्यूल की क्वेश्चन कवर है, तो अगली बार मैं मॉड्यूल का ना कराते हुए सीधा एमसीक्यू बैंक कराऊंगा भैया। फिर 2 क्लास मॉड्यूल में लगती है और सेम एमसीक्यू फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, फिर से वो 2 क्लास खाती है। जितने मैंने मॉड्यूल में एमसीक्यू कवर कराए वो सेम एमसीक्यू यहाँ पर मिल तो रहे हमें, 50 60 70 वहाँ कवर कर रहे हैं, तो 50 से 70 यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ गए, 1 क्लास तो लग गई। ठीक है ना? चलिए, ये आप उसके उससे ही देख लेना आप इसको। ठीक है, देखिए फिर से थ्योरेटिकल पार्ट आ गया। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर एस फॉलो, कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए? हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन से है, मतलब एसेट्स का डाटा हमें प्रोवाइड करना चाहिए, लाइबिलिटी का डाटा हमें प्रोवाइड करना चाहिए, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अंदर किस चीज़ का चेंजेस आ रहा है वो, बेसिकली ऑल ऑफ द। ये आपको देखो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके बिहाइंड पे भी कोई लॉजिक नहीं है। हम थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि देखिए सर, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अगर इन्फॉर्म करना हो, प्रोवाइड करना हो इन्फॉर्मेशन, तो हमें 3 चीज़ का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, एसेट, लाइबिलिटी, और अगर कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अंदर चेंजेस आ रहा है वो, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इनकम्पासेस इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इनकम्पास इनहेंसिंग क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होती है ना हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इनहेंसिंग क्वालिटेटिव मतलब बेसिकली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है एक अकाउंट्स के, एक फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर कंपेरेटिबिलिटी होता है। आप कंपेयर कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को।
एक फाइनेंशियल अकाउंट्स आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि भाई ये अकाउंट जो है वो ठीक है या नहीं है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है, पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इंड एएस कहता है कि एक फाइनेंशियल अकाउंट्स में कंपेरेबिलिटी होता है, वेरिफिएबिलिटी होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है, पर यूनिफॉर्मिटी होता है, एक जैसा नहीं होता। हर एक अकाउंट्स एक जैसा नहीं है, ठीक है। हर कंपनी के अकाउंट्स यूनिफॉर्म होते हैं, आप सबके अकाउंट जान सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, पर एक ही कंपनी का एक जैसे अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट एक जैसे नहीं होते, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है एक ही कंपनी के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये कहने की कोशिश कर रहा है। Dash measure provide the monetary information about asset, liability, related income, expense using the information update and reflect condition at the measurable date। ऐसे कौन सी चीज है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, मॉनेटरी इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एसेट, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, कि ऐसी कौन सी चीज है जिनसे जिसको मेजर करके हमें इन सभी की मॉनेटरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। करंट वैल्यू, करंट वैल्यू मतलब मुझे आज की डेट की मेरी एसेट की मॉनेटरी वैल्यू, तो आज की डेट की करंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना एसेट की, आज की डेट की लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी, लाइबिलिटी की करंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो करंट वैल्यू वो मेजरेबल चीज है जो आपको मॉनेटरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी चीज की, एसेट लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम की। करंट वैल्यू निकालोगे तो आपको आज की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेज ऑफ द फ्लोइंग। एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, बैलेंस शीट होती है और चेंज इन इक्विटी होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, पर फंड फ्लो नहीं होता। तो जो दे रखा है दो, उन पे मैंने टिक कर दिया, बोथ 1 और 2। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 40,000 पे इसका आंसर है, ऊपर ही क्वेश्चन हमने ऐसा करा हुआ है, ठीक है जी। जेड कंपनी लिमिटेड गुड्स खरीदती है 40 लाख रुपए की अक्टूबर 2021 को, मार्च 2022 तक 75% गुड्स बेच देती है। द कंपनी वांट टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख रुपए। कंपनी चाह रही है कि मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को 10 लाख का सोल्व करूं और शो करूं। द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 लाख रुपए एंड द कमीशन इज 10% ऑन सेल इज पेबल टू द एजेंट। व्हाट इज द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एज डिस्क्लोज इन 31/3/2022। तो करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा सर? यहाँ पर ना आपको नेट रिलाइजेबल वैल्यू पूछी है, व्हाट इज द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू टू बी डिस्क्लोज। मतलब सर ऊपर वाला क्वेश्चन भी हिसाब से मैंने थोड़ा अलग बता दिया, ऊपर वाला क्वेश्चन में 40 नहीं होगा फिर, क्योंकि वहां पर नेट रिलाइजेबल वैल्यू पूछा है और नेट रिलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला होता है कि आप कितने एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितना है और माइनस कोई खर्चा है तो वो आप हटा दो, कि आपने भाई कितने का बेचोगे मार्केट के अंदर और जो खर्चा है वो हटा देंगे। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू है 11 लाख रुपए की, ठीक है, और जिसमें से मेरे को जो खर्चा होगा वो 10% का होगा, 10% ऑन सेल, तो 11 लाख का माइनस करेंगे 10%, तो ये आ जाएगा सर 9,90,000। तो ये आपकी एनआरवी है, एनआरवी 9,90,000। सर ये नहीं है, इसका ऊपर जो क्वेश्चन दिया है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एनआरवी निकालनी थी, यहाँ पर भी एनआरवी निकालनी थी। अब देखो यहाँ पर जैसे एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, यहाँ बेचने की बात हो रही है और यहाँ पर कॉस्ट की बात हो रही है। वो जो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर होता था, मैंने एनआरवी में थोड़ा उल्टा बोल दिया वहां पर, मैं बताता हूँ। देखो एनआरवी इस वाले का कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सर्टेन स्टॉक अमाउंटिंग टू 60,000। एक सर्टेन स्टॉक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 60,000 रुपये, वो अब्सोल्यूट हो चुका है, पुराना हो चुका है। इट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पस, उसको प्रोडक्शन पर्पस को यूज किया जा सकता है, बट 10,000 रुपये उसमें और खर्चा करना पड़ेगा। द सेम कुड बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और इसको हम एज एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। द परचेज प्राइस फॉर सेम अमाउंटिंग 40,000, और वही अमाउंट मार्केट में 40,000 रुपये का मिल रहा है। द परचेज प्राइस फॉर सेम अमाउंट टू 40,000। देखिए एनआरवी का मतलब होता है कि आप की जो स्टॉक है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। हमने यहाँ पर देखा कि 60,000 रुपये का हमारा स्टॉक था जो ऑब्सोल्यूट हो चुका था। अगर मैं इसको प्रोडक्शन में यूज करना है तो 10,000 रुपये में इसमें मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रोडक्शन में यूज हो पाएगा। तो जो भी मेरे पे करंट स्टॉक पड़ा उस पर 10,000 रुपये खर्चा करूंगा, तब जाकर वो प्रोडक्शन में यूज करूंगा। बट सेम स्टॉक मुझे 40,000 रुपये का
बाहर मार्केट में मिल रहा है। तो अब अगर मैं ये स्टॉक जो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, जिसमें मैं मॉडिफाई करके बाहर बेचूंगा, तो मुझे 40 मिलेंगे। तो होगा क्या, जरा ध्यान से देखना। मेरे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है, आज मैं मार्केट में गया, मैंने कहा भाई ये स्टॉक है, कितने का खरीदोगे? कहेगा मैं 40,000 का खरीदूंगा, पहले से मैं मॉडिफाई करके दो, मुझे ठीक करो ना पहले स्टॉक को, फिर खरीदूंगा 40 का। मार्केट वैल्यू उसकी 40 है, पर आपके पास जो स्टॉक पड़ा है वो तो अभी ठीक नहीं है, ऑब्सोल्यूट पुराना हो गया, उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी तभी तो बिकेगा। कितने का बिकेगा? 40। तो 10,000 रुपये अपनी जेब से निकाल लगाए स्टॉक, बाहर मार्केट में गए, बेचा, 40 आ गए, तो नेट आपके पास कितनी जेब में बचा? 30। कैसे? 40 वहां से आए और 10 पहले लगाए ना उसको ठीक करने के लिए। तो मतलब अगर मैं उसको ठीक कराता हूं तो 10 खर्चा होगा, और बाहर मार्केट में बेचूंगा तो 40 आएगा। तो 10 खर्च करने पे 40 आ रहा है, मतलब 30,000 रुपये ही मुझे बचेगा उसको बेचने पर। तो उसकी मार्केट वैल्यू 30,000 है, ऐसे समझेंगे। तो ये आपका आंसर है, 30,000 रुपये। और पहले वाले आप अगर मॉड्यूल में देखेंगे तो पहले वाले का आंसर दे रखा है 40,000 और दूसरे वाले का आंसर दे रखा है 30,000, पर करेक्ट आंसर इसका 30,000 है, 40 नहीं है। तो ऊपर वाला जो है वो गलत है, क्योंकि सेम क्वेश्चन का आंसर दो दो दे रखा है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। आप चेक कर लेना एमसीक्यू बैंक के पीछे, सेम क्वेश्चन का आंसर दो दो दे रखा है, एक में 40 दे रखा है, एक में 30 दे रखा है, पर सही आंसर 30,000 रुपए। समझ में आया नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? कि अगर वो स्टॉक में बाहर मार्केट में जाकर पता करूं कितने का बिकेगा, तो वो 40 का खरीदने को तैयार है, पर उसमें 10,000 का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा पहले। तो 10,000 का मॉडिफिकेशन करूंगा और मुझे फिर उसको बेचकर 40 मिलेंगे, तो मेरे को जेब में कितने आए? सिर्फ 30,000 ही तो आए, ठीक है ना? इसलिए उसकी एनआरवी आज के बाद 30,000 मानी जाएगी। होप समझ गए आप। ये बिल्कुल लॉजिकली पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया। मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है एबीसी लिमिटेड कंपनी में, उसकी एनुअल सैलरी 15 लाख रुपए है। द कंपनी फॉलो करती है 300 वर्किंग डे पॉलिसी का। एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी मिस्टर एक्स जी एंटाइटल है 10 दिन की लीव लेने के लिए। 2022-23 में ही हाउएवर यूटिलाइज 10 दिन की लीव ले सकते हैं, पर उसने 8 दिन ही लीव ली। अनयूटिलाइज लीव आर नॉट बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड बट इट सेटल बाय द वे ऑफ पेमेंट टू द एम्प्लॉय। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टू बी पेड अन्य। अब 2 दिन की जो उसने छुट्टी ले सकता था उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। 10 दिन की छुट्टी मिली थी, 8 दिन के लिए 2 दिन की छुट्टी के पैसे कितने होंगे जरा वो बताना है आपको। इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या होगा? देखो 15 लाख रुपए मिलते हैं 300 दिन काम करने पर। एक दिन काम करने में कितने? 5,000। तो 2 दिन काम करने में कितने? 10,000। खत्म। 1 अप्रैल 2022 को, भाई ऑडिट के क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें। एएस के चालू हो गया, यहाँ पर 100 तक तो एएस ही चल रहा है अभी। एएस एएस यहाँ से आ रहा है 105 से ऑडिट चालू हुआ है, उससे पहले एएस ही है। तो 104 तक मैं आज अभी कराता हूँ, बस लास्ट क्लास में 104 तक ही करेंगे। 87 क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2022 को बी लिमिटेड ने 3600 ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग थे। ऑन 31 अगस्त 2023 को 1200 शेयर इशू करे कैश के लिए, और उसमें बायबैक कर लिए 600 शेयर। कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। ये तो कराया था मैंने आपको। भाई देखो 3600 शेयर इसके बाद पहले से थे, 1200 शेयर और इस आगे 4800 हो गए, और 600 शेयर इसने बेच दिए, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 4200 शेयर। खत्म। क्या निकालना है इसमें? कितने शेयर है हमारे पास? तो हमने कहा भाई 3600 शेयर पहले के बड़े थे, 1200 हमने और खरीद लिए, इशू करे, सॉरी खरीदे नहीं इशू करे। तो 3600 शेयर पहले के थे, 1200 और इशू करूंगा शेयर, तो और मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो मेरे पे 4800 की शेयर की लाइबिलिटी आ गई। और फिर मैंने ब्रॉड बैक कर लिए, ब्रॉड बैक करने से मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, क्योंकि वो जो शेयर मार्केट में था वो मैंने खरीद लिए। कितने खरीदे? 600 के। तो 4200 के शेयर की अब लाइबिलिटी, मतलब मार्केट में 4200 शेयर है। सी लिमिटेड के बाद 10,000 ऑर्डिनरी शेयर थे। 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर है आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2022 को। 1/1/2023 को, 1 जनवरी 2023 को 2 ऑर्डिनरी शेयर के बदले में बोनस दिया जा रहा है। 2 ऑर्डिनरी शेयर बोनस फॉर ईच शेयर आउटस्टैंडिंग। वो ईच शेयर, एक के बदले में 2 शेयर बोनस दिया जा रहा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021-22 9 लाख रुपए का। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022-23 30 लाख रुपए। कैलकुलेट एडजस्टेड ईपीएस फॉर 21-22। 21-22 का अर्निंग पर शेयर निकालो। 21-22 में हमारे जो उल्टी दे रखी है क्या डेट? 1 अप्रैल 2022 में आपकी बात हो रही है। देखो 1 अप्रैल 2022 में हमारे पास 10 लाख शेयर थे। 1 जनवरी 2023 को, तो 21-22 तो पीछे हो गया ना। 21-22 तो खत्म हो गया मार्च में। यहाँ तो ये 21-22 कैसे पॉसिबल है? ये तो 1 अप्रैल 2022 मतलब 21-22 के बाद का डेट है।
21-22 को 9 लाख रुपए कमाए और 21-22 के एंड में 10 लाख शेयर थे। भाई देखो, वो कह रहा है 31, ठीक है, 31 मार्च 2022 को और 1 अप्रैल 2021 से लेकर इतना, इधर इस दिन साल के एंड में मेरे पास 10 लाख शेयर थे और पूरे साल में 9 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो अर्निंग पर शेयर कह रहा है ये निकालने को, क्वेश्चन गलत लग रहा है यार मुझे। फिर 1 जनवरी को जाकर 2023 को कह रहा है 2 बोनस शेयर इशू करते हैं हर एक के बदले में, 31/12/2022। यहाँ 23 कहाँ से आ गया भाई, ये 23 कहाँ से आ गया, ये गलत है, यहाँ 2022 होगा। 1 जनवरी 2022 को हमने 2 ऑर्डिनरी शेयर इशू करे थे हर एक के बदले में, 31/12/2022 में जितने आउटस्टैंडिंग रहे होंगे, 31/12/2022। 10 लाख आउटस्टैंडिंग थे, 10 के बदले में 2, 30 लाख हो गया। इसका मतलब 9 लाख डिवाइड बाई 30 लाख, 0.3 आ रहा है आपका आंसर मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। देखो हुआ क्या मैं बता रहा हूँ, तो डेट वेट गलत दे देते हैं पूरी, तो दिमाग टाइम लगाना पड़ता है पूरा। यहाँ 23 नहीं होना चाहिए, ये देखो मैं समझाता हूँ। ये 1 अप्रैल 2021 है और ये 31 मार्च 2022 है। इस पूरे साल में 9 लाख का प्रॉफिट हुआ। बस अब आपको ये चेक करना है कि पूरे साल आपके पास कितने शेयर थे आउटस्टैंडिंग, टोटल डिवाइड करेंगे प्रॉफिट अपॉन में टोटल शेयर। अब आपने देखा होगा कि 31/12 को हमारे पास 10 लाख शेयर थे, 10 लाख शेयर थे 31/12 को, और बीच में ड्यूरिंग द ईयर देखो 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक, मतलब 1 जनवरी, यहाँ से 1 जनवरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से सॉरी, 1 जनवरी 2022 से लेकर, अरे क्या चल रहा है, 1 जनवरी 2022 से लेकर 31/12/2022 कैसे हो सकता है। अच्छा ठीक है सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। 31 दिसंबर 2022 को, सुनना, 31 दिसंबर 2022 को, 31 दिसंबर 2022 को चेक करो कि आपके पास कितने आउटस्टैंडिंग है। भाई 10 लाख शेयर हमारे पास आउटस्टैंडिंग है। ये 23 होगा यहाँ पर, सॉरी 23 नहीं, देखो ये सारी डेटें गलत दे रखी है यार, क्या करूँ क्या, बड़े पागल लोग हैं। 2021 होगा यार, 1 अप्रैल 2021 को हमारे पास 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर थे, मतलब यहाँ पर हमारे पास 10 लाख शेयर थे। ठीक है, ये ऐसे होगा, देखो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास 1 अप्रैल 2021 को 10 लाख शेयर थे, 31 दिसंबर को देखो कितने शेयर आउटस्टैंडिंग है, 31 दिसंबर को देखो कितने शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो भैया बीच में तो कोई शेयर और खरीदा गया नहीं है, तो इससे इस तक मेरे पास यहाँ पर 31 दिसंबर को 10 लाख शेयर ही है। कह रहा है 31 दिसंबर 2022 को, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझो, 1 अप्रैल 2021 को मान लो 10 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, 31 दिसंबर पे चेक करो कि आपके पास कितने शेयर आउटस्टैंडिंग थे, अभी भी 10 लाख से बीच में कोई छेड़खानी नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग शेयर 10 लाख है। कह रहा है जितने जिस दिन इतने दिन 10 लाख हो उसमें हर शेयर के बदले में आपको 2 शेयर बोनस दिए जाएंगे, तो मतलब 10 लाख शेयर के बदले में 2 देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 लाख शेयर बोनस दे दिए, तो बोनस शेयर कितने हो गए, 20 लाख। अब 10 लाख शेयर पहले थे, बोनस दे दिए 20, टोटल शेयर कितने हो गए साल के एंड में 30 लाख, प्रॉफिट कितना है 9 लाख, तो प्रॉफिट ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 9 लाख डिवाइड बाई 30 लाख, क्या आ जाएगा 0.30, ऐसे आया है। भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर क्या है, आंसर भी दे रखा 0.30, आंसर ठीक है, पर डेट ही गलत दे रखी है, तो क्या कर सकता है, अब ठीक करना पड़ा उसको पढ़ पढ़ के बार बार। 1 अप्रैल, दो मैंने आपको समझाया ना, ये वाला ये है कि 1 अप्रैल 2021 को 10 लाख के शेयर थे, 31 दिसंबर 2022 को देखना कितने शेयर है, उस पर डबल का बोनस देना, 10 लाख होंगे तो 20 लाख का बोनस दिया जाएगा, साल के एंड में 30 लाख शेयर, एक शेयर पे 0.30 रुपए की अर्निंग पर शेयर है। An entity has an obligation to restore an asset for a damage it in the past. 20 लाख रुपए कैश पे टू 31 मार्च 2022 रिलेटिंग टू दिस लाइबिलिटी एंड द एंटिटी कंसिडर 15% अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट, द टाइम वैल्यू मनी इज कंसिडर। तो बेसिकली ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास 20 लाख रुपए का कैश है 31/3/2022 को, 15% का डिस्काउंटिंग रेट है, अब टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से आप इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो 20 लाख रुपए फ्यूचर वैल्यू है, 15% के रेट के अनुसार प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। बड़ा सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखी है, देखो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ।
फ्यूचर वैल्यू, सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला वो आपने पढ़ा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू निकालने का मतलब प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में आर की पावर एन, ये होता है। फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखी है 20 लाख, प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है 1 प्लस रेट आपको दे रखा है 15% और टाइम दे रखा है 1 साल। 1 साल पहले की वैल्यू बताओ। तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 1.15%, 1.15 पावर 1, ये देखो 0.15 प्लस 1 उठा के बिल्कुल नीचे लिया है तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कि जो 20 लाख रुपए 1 साल बाद है तो 20 लाख रुपए 1 साल पहले कितनी होगी, 20 लाख डिवाइड बाई 1.15। प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपके पास 17,39,130। कौन से क्वेश्चन दे रहा है ये, कहीं से भी कुछ भी डाल देगा क्या? ठीक है जी, है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं क्वेश्चन आंसर। बीस लाख कैश पे करा 31 मार्च 2022 को रिलेटिव दिस लायबिलिटी द एंटिटी कंसीडर 15% अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट टाइम वैल्यू मनी कंसीडर द मटेरियल। टाइम वैल्यू मनी निकालने के लिए आपको 20 लाख को 1 साल पहले की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पर यार इसमें फिर से डेट मिसिंग है, क्या पता 2 साल पहले की हो। एक बार 2 साल पहले की करके देखूं। 1.15 यहाँ आ गया 20 लाख डिवाइड बाई 1.3225। भाई 2 साल पहले की वैल्यू आ गई। भाई ये जो आपका आंसर दे रखा है ना 15 लाख 12 हज़ार, ये 2 साल पहले की वैल्यू बता रहा है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन। मेरा दिमाग घूम रहा है अब। यार आप बताओ तो सही, क्वेश्चन में कहाँ, अब मुझे 1 साल पहले तो नॉमिनल है, जब क्वेश्चन नहीं बोलता तो मैं ऑटोमेटिकली 1 साल पहले की वैल्यू निकालता हूँ। अगर आपको 2 साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर करते हुए, आप अमाउंट बताओ कितना प्रोवाइड होगा। 2 साल पहले का चाहिए तो बताओ ना किस डेट का चाहिए। जैसे 31/3/2022 का आपको 20 लाख रुपए पे करे तो इससे 2 साल पहले की वैल्यू कहाँ लिखा है। आंसर दे दिया आपने 2 साल पहले का, भाई ये 2 साल पहले का आंसर दे दिया इसने, मेरे को भी नहीं पता यार, कर लेना खुद भी आप। ऐसे तो नहीं चलेगा जी, ये कोई तरीका नहीं है आपके एमसीक्यू। बस इनको बुक बनाने से मतलब है, बुक कैसे बनी है, खड़ी दगली बना दी बस, कुछ नहीं। 1.15 मल्टीप्लाई 1.15 ये आ जाएगा 1.3225। तो 20 लाख डिवाइड 1.3225 क्या आ जाएगा जी, 15,12,287। तो अप्रोक्सीमेटली 15.12 लाख आ गया वो। आंसर देख लेना, यही होगा शायद। बस यार मैं अब इतना और मैं झेल नहीं सकता, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा बाकी की। सोचा था मैं कम से कम 10-15 और क्वेश्चन करा देता बट अब नहीं हो रहा मेरे साथ, इतनी दुनिया भर की गलती है। पहले मुझे को खुद, देखिए मैं डायरेक्ट लाइव पढ़ा, मतलब डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैंने इसको कभी नहीं पढ़ा पहले। अब मैं पहले इसको पढ़ के आऊंगा अब कि कहाँ गलती है, कहाँ सब कुछ पहले से डिसाइड करके रखूंगा कि यहाँ गलती है, यहाँ ऐसा ऐसा है, तब जाकर आपको बताऊंगा। नहीं तो यार ऐसे में देखो आपको भी लगेगा कि यार पहले सर कुछ और कह रहे हैं अब कुछ और कह रहे हैं, वो मैं ही नहीं कह रहा, वो क्वेश्चन के हिसाब से तो मैं काम करता हूँ। फिर अब देखता है कि भाई आंसर मैच नहीं कर रहा। अब आंसर था 15,12,000 रुपए, ठीक है, आंसर 15,12,000 रुपए है और मेरा आ रहा 17। मैंने कहा भाई क्यों नहीं मैच कर रहा। अब 2 साल पहले का निकाला और ये कोई डेट भी नहीं दे रखी, ऐसा कोई जब भी आपको ईयर नहीं दे रखा था आप उसको 1 एज्यूम करते, 2 साल नहीं एज्यूम करते। इधर गलत दे रखा है, मिसिंग है इन्फॉर्मेशन, 2 साल को देना चाहिए, नहीं तो मेरा वो 17 लाख कुछ आ रहा था वो सही था 1 साल पहले का। ठीक है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 90 से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज क्लास के लिए इतने रहने देते हैं। पहले मैं देख लूँ ऑडिट की क्वेश्चन है। 105 से ऑडिट चालू हो रहा है सर, 105 से ऑडिट चालू हो रहा है। हाँ 105 से ऑडिट चालू है, पूरा ऑडिट ही चल रहा है फिर 105 से। चलो बढ़िया। फिर 173 से फिर से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ गया, 173 से नहीं, और फीचर वगैरह ये 167 से। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर 167 आया ना अभी, 104 तक वो है, मुझे 14 क्वेश्चन वो कराने हैं 104 तक। फिर ऑडिट फिर से आ गया 186, तो 167 मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ से। मुझे 90 से लेकर 90 से लेकर 104 तक ये कराने हैं, 167 से लेकर 186 तक कराने हैं, ठीक है। ऑडिट 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 ऑडिट, सब ऑडिट का है। और फिर मुझे 237 से लेकर 240 तक कराने हैं, 237 से लेकर 240। कितना हो गए ये, 186 माइनस 160,
20 ये हो गए, 14 ये हो गए, 37, 4 ये हो गए भैया। 38 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा ये है जी असली, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में कोई गलती होगी तो पहले से मैं प्रिपेयर करके रहूँगा कि यहाँ गलती है, इसको ठीक करवा दूंगा, फोटो खींच लेता हूँ उसकी। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू के। बाकी सब वो ऑडिट है, मैं मैम को समझा दूंगा कहाँ से कहाँ ऑडिट है, मैम आपको वीडियो बनाकर दे देगी, ठीक है। तो ऑडिट की वीडियो बाद में अपलोड होगी पहले एक बार, इसके बाद हम OMSM चालू करेंगे। पर अभी एक क्लास और है, 38 MCQ और बचे, वो और करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो फिर खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे सर दर्द कर दिया इसने क्वेश्चन गलत सलत डाल डाल के। यार बताओ, सेम क्वेश्चन पूछा है, एक में 40 आंसर दिया है, एक में 30,000 आंसर दिया है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो वो 30,000 उसका आंसर है, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था। एक में डेट ही नहीं, डेट सेट गलत है, और एक में दिया ही नहीं है डेट। ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।